नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभीति वंश के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हर्षवर्धन के जीवन परिचय, उसकी विजयों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम उनके शासन प्रबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संतुलित और सफल बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि एक सुदृढ़ और स्थायी शासन सूत्र का आधार लिया जाए। इसलिए हर्ष ने भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को आधार मानकर उस शासन प्रणाली में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करके अपनी शासन प्रणाली का निर्माण किया। हर्ष के शासन प्रबंध पर गुप्त शासन व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। वस्तुतः गुप्त शासन प्रणाली इतनी सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित थी कि उसका अनुकरण अनेक पूर्ववर्ती राज्यों ने किया। शासन संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए हर्ष ने अपने शासन को केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन तथा ग्राम शासन की विभिन्न इकाइयों में विभक्त कर दिया। अब नंबर 1 है केंद्रीय शासन। राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा स्वयं था और उसमें सब प्रकार के अधिकार निहित थे। उसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, एकाधिराज, परम देवता तथा चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की थी। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण शासन में पूरा भाग लेता था। बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, आज्ञा पत्र तथा घोषणा पत्र का प्रवर्तन तथा आय व्यय की देखरेख वह स्वयं करता था। उसके सैनिक कार्यों में युद्ध के समय सैन्य संचालन, शांति के समय सैन्य संगठन और सैन्य निरीक्षण सम्मिलित थे। राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, अतः वे बड़े बड़े अभियोगों का निर्णय करता था तथा निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता था। हर्ष अशोक की तरह धार्मिक आदर्श और भावना से प्रभावित था। वह अथक परिश्रमी था और दिन का विस्तार उसके सर्वथा सबल था। वे वैभवपूर्ण राजप्रासाद से ही शासन संचालित करने से उसे तृप्ति नहीं मिलती थी, अतः वह सर्वत्र दंडनीयों को दंडित करने तथा बलों को पुरस्कृत करने के अर्थ में विभिन्न स्थानों की यात्रा किया करता था। अपनी इन यात्राओं से वे देश व प्रजा के निकट संपर्क में आता था। इससे प्रजा को अपनी कठिनाइयों एवं असुविधाओं को प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलता था। इस प्रकार अपने व्यक्तिगत सुख और विलास की चिंता न कर वे बराबर राज्य कार्य एवं प्रजा हित में लगा रहता था। उसे अपने राज्य के भूगोल और शासन के ब्यूरो का पूरा ज्ञान था। केंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों द्वारा होता था। प्रत्येक विभाग मंत्री के संरक्षण में रहता था। मंत्रियों व अन्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त राजा के कुछ निजी अधिकारी भी थे, जैसे प्रतिहार यानी राज्यसभा का मुख्य संरक्षक, विनयानुसार आगंतुकों को राज्यसभा में ले जाने वाला तथा उनके आगमन की घोषणा करने वाला, स्थपति यानी निवास के कर्मचारियों का निरीक्षक, प्रतिवर्तक, दूतक, लेखक आदि। राजा को शासन संचालन में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका उल्लेख बाणभट्ट और ह्वेनसांग दोनों ने किया है। ह्वेनसांग के लेखानुसार हर्ष के उत्कर्ष के समय भी मंत्री परिषद का किसी न किसी रूप में अस्तित्व था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय उत्तराधिकार तथा गृहवर्मन की हत्या के उपरांत राज्य संचालन के प्रसन्न मंत्रियों द्वारा निर्णित हुए थे। ह्वेनसांग ने एक स्थान पर स्पष्ट लिखा है कि राज्य के ऊपर शासन एक मंत्रिमंडल का था। मंत्री को सचिव अथवा अमात्य कहा जाता था। हर्ष का प्रधान सचिव संभवतः उसका ममेरा भाई बांडी था और संधि विग्रह युद्ध और संधि का मंत्री जो पर राष्ट्र विभाग का प्रधान अधिकारी होता था अवंती था। सिंहनाद उसका सेनापति था। स्कंदगुप्त हर्ष का एक दूसरा योग्य मंत्री था जो गज सेना का सेनापति था और उसे कटुक कहा जाता था। हर्ष के लेखों में स्कंदगुप्त को महासामंत और महाप्रमातार कहा गया है। अश्वारोही सेना का सेनापति कुंतुल था।
कुछ अभिलेखों और मुद्राओं से हमें सेना के अन्य पदाधिकारियों का भी पता चलता है। बसाड़ की एक मोहर में भांडागार विभाग यानी रण भांडागाराधिकरण का उल्लेख मिलता है। हर्ष के मुख्य मंत्रियों में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधि विग्रह, अक्षपटलाधिकृत यानी सरकारी कागज पत्र रखने वाला, सेनापति आदि का विशेष स्थान था। इसके अतिरिक्त अर्थ विभाग और न्याय विभाग के भी मंत्री थे। इन मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पदाधिकारियों का भी पता चलता है, जैसे महाबलाधिकृत यानी सर्वोपरि सेनाध्यक्ष, वरद सवार यानी अश्व सेनाध्यक्ष, चाट भाट यानी नियत और अनियत अथवा वेतनिक और अवेतनिक सैनिक, दूत, राजस्थानीय वायसराय या राजदूत, उपरिक महाराज यानी प्रांतीय शासक, आयुक्त यानी साधारण अधिकारी, मीमांसक यानी न्यायाधीश, महाप्रतिहार यानी कंचुकी अथवा राजप्रसाद का रक्षक, दृग्ध्वज यानी तीव्रगामी संवादक, भोगिक अथवा भोगपति यानी उपज का राजकीय भाग ग्रहण करने वाला, अक्षपटलिक यानी रिकॉर्ड कलरक, अध्यक्ष यानी विविध विभागों के अध्यक्ष, लेखक, कर्णिक, कलरक, सेवक आदि। लेखक को कहीं कहीं दीवर भी कहा गया है। अनेक दीवरों के ऊपर एक दीवर पति होता था। वंशांग के विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य के इन पदाधिकारियों का शासन में महत्वपूर्ण हाथ था और देश का स्वामित्व अधिकारियों के हाथ में था। नेक्स्ट है न्याय विभाग। न्याय विभाग। हर्ष ने न्याय के प्रति विशेष ध्यान दिया था। शासन व्यवस्था सुसंगठित होने के कारण प्रजा द्वारा सरकारी नियमों का उल्लंघन बहुत ही कम होता था। वंशांग ने लिखा है कि क्योंकि सरकारी शासन ईमानदारी से होता है और प्रजा का पारस्परिक संबंध अच्छा है, इसलिए अपराधी वर्ग बहुत छोटा होता है। फिर भी राज्य में अपराध तो होते ही थे और उनके लिए दंड भी निश्चित थे। फौजदारी का शासन अत्यंत कठोर था। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाता था। सामाजिक सदाचार के प्रतिकूल आचरण करने पर अपराधी को अंग भंग, नाक, एक कान, एक हाथ या एक पैर का, देश निष्कासन अथवा वनवास का दंड मिलता था। साधारण अपराधों के लिए अर्थदंड दिया जाता था। जल, अग्नि तथा विष द्वारा अपराधी की परीक्षा लेने की प्रथा प्रचलित थी। वस्तुतः इन अपराध परीक्षाओं को दंड ही मानना उचित होगा, क्योंकि जल में अपराधी को बोरे में कसकर डालकर यह आशा करना कि अपराधी वास्तव अपराधी नहीं है तो डूबेगा नहीं, केवल भ्रम है। इसी प्रकार तप्त लोहे को जीभ से चाटकर या उस पर बैठाकर अपराधी को बचने की कल्पना करना ही व्यर्थ है। विष पान कराकर यह आशा करना कि अपराधी नहीं होगा तो बच जाएगा, नितांत मूर्खता होगी। दंड नीति का स्वरूप तो वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य की दंड नीति से किसी प्रकार कठोरता में कम नहीं था, किंतु फिर भी चोर और डाकुओं की आशंका बराबर बनी रहती थी। हुई ली ने वंशांग के जीवन चरित्र में लिखा है कि एक बार पंजाब में चिनाब नदी को पार करने और साकल नगर को छोड़ने के पश्चात वे वंशांग प्लास के वन में से होकर गुजरा। वहां 50 डाकुओं के दल ने उस पर आक्रमण कर दिया, वस्त्र आदि सब लूट लिया और हाथ में तलवार लेकर उसका पीछा किया। अंत में एक ब्राह्मण ने जो खेत जोत रहा था उसकी रक्षा की। उसने पुकार कर 80 हथियारबंद आदमियों को एकत्र किया। इसी प्रकार हुई ली के ग्रंथ में एक और उदाहरण मिलता है कि एक बार तो डाकुओं ने वंशांग को कैद कर लिया और दुर्गा के उपासक होने के नाते वंशांग को बलि देने को भी तैयार हो गए, किंतु अचानक भयंकर तूफान आ जाने के कारण डाकू वंशांग को छोड़कर भागे।
इस विवरण से स्पष्ट है कि जल तथा स्थल दोनों मार्ग सुरक्षित नहीं थे। ये हर्ष के शिथिल शासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए डॉक्टर आर के मुखर्जी का ये मत है कि हर्ष का शासन प्रबंध गुप्त निदेशों के शासन प्रबंध की तुलना नहीं कर सकता, तर्कसंगत प्रतीत होता है। बाण के हर चरित्र में त्योहारों पर कैदियों के छोड़े जाने का उल्लेख है। न्याय मीमांसा शास्त्र के अनुसार होता था। दंड की कठोरता के कारण अपराधों की संख्या कम थी। यद्यपि इसका कारण भारतीयों का उच्च चरित्र भी हो सकता है। राजस्व विभाग वस्तुतः धन ही वह धुरी है जिस पर प्रशासन का पहिया घूमता है। इसलिए बिना धन के कोई भी जनहित, लोकहित व सार्वजनिक हित का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अतः प्रशासन में राजस्व विभाग का बड़ा महत्व होता है। हर्ष के काल में राज्य की आय के निम्नलिखित स्रोत थे। उद्रंग, एक प्रकार का भूमि कर। उपरिक, उन किसानों से जिनका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था। धान्य, कुछ विशेष अनाजों पर लगाए जाने वाला कर। हिरण्य, खनिज पदार्थों पर कर। शारीरिक श्रम, जो राजकीय कर नहीं दे पाते थे उनसे कर के बदले निश्चित ढंग से शारीरिक श्रम लिया जाता था। नंबर 6, न्यायालय शुल्क और 7वां अर्थदंड। उपयुक्त करों के अतिरिक्त दूध, फल, चारागाह आदि पर भी कर लगाया जाता था। अनाज की मंडियों में बिकी हुई वस्तुओं के नाप तोल के आधार पर निर्धारित कर संग्रह लिया जाता था। राज्य की सबसे बड़ी आमदनी भूमि कर से होती थी। भूमि की उपज का 6वां भाग सरकार से को मिलता था। सारी भूमि का पर्यवेक्षण और माप होता था। पर्यवेक्षण विभाग के मुख्य अधिकारों को परमाप्ता यानी नापने वाला कहते थे। पर्यवेक्षण विभाग के मुख्य अधिकारी को परमाता यानी नापने वाला कहते थे। भूमि संबंधी कागज पत्र सुरक्षित रखे जाते थे तथा भूमि की सिंचाई के लिए सरकारी प्रबंध होता था। राजकीय आय को बड़ी उदारता से व्यय किया जाता था। राजकीय आय को कैसे खर्च किया जाता था, इसका अनुमान हम इंसान के इस कथन से लगा सकते हैं कि राजकीय आय के 4 भाग थे। एक भाग राज्य की ओर से की जाने वाली पूजा, उपासना तथा सरकारी कामों में खर्च होता था। दूसरा भाग बड़े बड़े सार्वजनिक कर्मचारियों की धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खर्च किया जाता था। तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार और वृत्ति देने के लिए था और चौथा भाग दान पुण्य आदि में काम आता था। इस प्रकार हर्ष का राजस्व विभाग सुसंगठित था। सेना व पुलिस विभाग, हर्ष के साम्राज्य का विस्तार विशेषतः पूर्व की ओर था। उस समय गंगा व्यापार का विशिष्ट जलमार्ग था और उसी जलमार्ग से बंगाल और मध्य देश जुड़े हुए थे। इसलिए व्यापारिक समृद्धि के लिए गंगा कांठे पर अधिकार आवश्यक था। हर्ष प्राय इस सारे भू प्रदेश को अपने अधिकार में लाने में सफल हुआ था। इस विस्तृत साम्राज्य की रक्षा के लिए ही हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई। हर्ष के पास एक विशाल स्थायी सेना थी जिसकी संख्या 6 लाख थी। कुछ विद्वानों के अनुसार हर्ष के पास 1 लाख अश्वारोही तथा 60,000 हाथी थे। इसके अतिरिक्त अस्थायी सैनिक भी होते थे जो युद्ध के अवसर पर बुला लिए जाते थे। हर्षकालीन साहित्यिक ग्रंथों में चतुरंगनी सेना का वर्णन मिलता है, किंतु वास्तव में इस समय सेना के 3 ही अंग थे, पदाति, अश्वारोही और गज। इस समय तक युद्ध में रथ का प्रयोग लगभग उठ गया था। पुलकेशिन के अहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन और हर्ष के बीच जो युद्ध हुआ उसमें हर्ष ने हाथियों का प्रयोग भी ही अधिक किया था। उत्कीर्ण लेखों में नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। बाण के हर चरित्र में अस्त्र शस्त्रागार का भी वर्णन मिलता है। सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी महासंधि विग्रहाधिकृत कहलाता था। सैन्य संचालन का मुख्य अधिकारी महाबलाधिकृत होता था और उसके अधीन अनेक छोटे मोटे पदाधिकारी होते थे। पुलिस विभाग के अधिकारियों में हमें प्राय उन्हीं के नाम मिलते हैं जो गुप्त शासन में मिलते हैं, जैसे दंडपाशिक, दंडिक, चौरोदंडिक आदि। बाण के हर चरित्र में याम चेटी का उल्लेख मिलता है जो रात में
पहरा देने वाली स्त्री होती थी। इसके अतिरिक्त गुप्तचर भी होते थे जो छिपकर अपराधों का पता लगाते थे। सार्वजनिक कार्य विभाग अशोक की भांति हर्ष भी उच्च कोटि का आदर्शवादी सम्राट था। वह अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए सतत पर रूप से प्रयत्न रहता था। इसलिए उसने बहुत सी परोपकारी और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कराया। पूरे साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया। उसने वैदिक धर्मावलंबियों और बौद्धों के लिए मंदिर, चैत्य, विहार और स्तूप बनवाए। सड़कों पर कुछ दूरी पर यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं बनवाई गई। शिक्षा को उसने विशेष प्रोत्साहन दिया। शिक्षा पर हर्ष काफी खर्च करता था। विद्वानों को पुरस्कार देने के अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय और विहारों को वे नियमित आर्थिक अनुदान देता था। प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में मेले का आयोजन करता था, जहाँ दीन दुखियों को अपार संपत्ति दान में लुटाता था। दान पुण्य में और धार्मिक कृत्यों में बहुत बड़ी धनराशि खर्च करता था। हर्ष विद्वानों का आश्रय दाता था। प्रांतीय शासन हर्ष के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित प्रांत इस काल में भी चलते थे। गुप्त शासन व्यवस्था की भांति हर्ष का साम्राज्य भी शासन में सुविधा के लिए कई इकाइयों में बटा हुआ था। समस्त साम्राज्य की भूमि को राज्य, राष्ट्र, देश अथवा मंडल कहते थे। देश अथवा मंडल कई प्रांतों में विभाजित था, जिनको भुक्ति अथवा प्रदेश कहते थे, जैसे अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पुंडरवर्धन आदि। प्रांतों के शासक महासामंत, महाराज, उपरिक महाराज, गोप्ता, भोगपति, कुमारामात्य आदि कहलाते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था, किंतु अपने अधीन अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार उसको स्वयं को था। भुक्ति अथवा प्रदेश अनेक विषयों, जिलों में विभक्त थे। विषय के शासक को विषयपति कहते थे। विषयपति की नियुक्ति प्रांतीय शासक करते थे। अधिष्ठानों में विषयपति के केंद्र होते थे, जहाँ उनके अधिकरण यानी न्यायालय तथा कार्यालय होते थे। अधिकरण का मतलब होता है न्यायालय तथा कार्यालय। विषय अनेक पटकों में विभक्त थे, जो वर्तमान तहसील की भांति एक छोटा सा भूभाग होता था। प्रांतीय एवं जिले के शासकों की सहायता के लिए दंडिक, चौरोदंडिक, दंडपाशिक आदि पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। ग्राम शासन पटक अनेक गांवों में विभक्त था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव का शासन गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता था। ये लोग मेहतर के नाम से पुकारे जाते थे। गांव का मुख्य ग्रामीण कहलाता था। ग्रामीण गांव के प्रतिष्ठित तथा अनुभवी पुरुषों की सहायता से गांव का प्रबंध करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम अथवा ग्राम समूह के अन्य अधिकारियों की विस्तृत सूची इस काल के उत्कीर्ण लेखों में पाई जाती है। अष्टकुलाधिकरण यानी 8 कुलों का निरीक्षक, शोल्किक यानी शुल्क अथवा चुंगी वसूल करने वाला, गोलमिक यानी वन उपवन आदि का निरीक्षक, अग्रहारिक यानी के दान में दी गई भूमि की देखभाल करने वाला, दुर्वाधिकरण यानी भूमि कर का अध्यक्ष, तलवाटक यानी गांव का लेखा जोखा रखने वाला, उत्खेटियत यानी कर वसूल करने वाला, पुस्तकालय यानी लेखा रखने वाला, अक्षपट यानी कागज पत्र का संरक्षक या आधुनिक पटवारी की तरह आदि। इस विवरण से ज्ञात होता है कि ग्राम शासन अच्छी तरह संगठित था। ग्राम स्वावलंबी थे तथा गांव के शासन में गैर सरकारी स्थानीय लोगों का काफी हाथ होता था। शासन का स्वरूप चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासन से बहुत प्रभावित हुआ था, अतः उसने हर्ष के शासन प्रबंध की बड़ी प्रशंसा की है। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। दंड विधान अत्यंत नम्र था। कुलों की रजिस्ट्री नहीं होती थी और बेगार भी नहीं ली जाती थी। शासन सूत्र लोक मंगल की कामना से संचालित होता था। अति शासन की दुर्व्यवस्था ने होने के कारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे।
प्रजा का नैतिक विकास किसी प्रकार का अवरुद्ध नहीं था। वस्तुतः स्वतंत्र वातावरण में अपनी परिस्थिति के अनुकूल प्रजा का विकास होता था। प्रजा का सदाचरण था और उनको पावन तथा सदाचारी कहा जाता था। प्रजा के सदाचरण का उल्लेख करते हुए वेन्सांग ने लिखा है कि वे किसी वस्तु को अंधकार पूर्वक ग्रहण नहीं करेंगे और औचित्य से नहीं से कई अधिक उनमें उदारता है। परलोक में पाप के परिणाम से वे डरते हैं और इस जन्म में कर्म फल को महत्व नहीं देते। वे धोखा नहीं देते और शपथ पूर्वक की गई प्रतिज्ञा को निभाते हैं। वेन्सांग के इस कथन से प्रतीत होता है कि प्रजा का नैतिक विकास अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुका था। राज्य की ओर से लगान हल्का था और खेती की उपज, व्यापारियों की बिक्री की वस्तुओं पर चुंगी और घाटा तथा प्रादेशिक सीमाओं पर लगने वाले कर आय के मुख्य साधन थे। हर्ष के शासन का उदार स्वरूप इससे भी प्रकट होता है कि उसने धार्मिक संप्रदायों के लिए दान तथा विद्वानों के लिए प्रभुत्व पुरस्कार की व्यवस्था की थी। समीपस्थ एवं दुरुस्त शासकों के प्रति व्यवहार। हर्ष का अन्य राजाओं के साथ कैसा संबंध था, इस संबंध में वेन्सांग के यात्रा वर्णन में हमें प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। हर्ष एक महान साम्राज्यवादी एवं विजेता था, फिर भी उसका अपने विजित तथा अधीनस्थ राज्यों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं था। उसकी परराष्ट्र नीति उदारता और मित्रता के सिद्धांतों पर आधारित थी। उसकी अधीनता में रहते हुए भी छोटे छोटे राज्यों को विकसित होने का पूर्ण अवसर उपलब्ध था। हर्ष ने अनेक राज्यों से युद्ध किया था और उन्हें युद्ध में परास्त कर पुनः मुक्त कर दिया था। वल्लभ भी राज्य से आरंभ में तो युद्ध किया, किंतु बाद में उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसे अपना मित्र बना लिया था। बड़ौज का राजा दत्तादित्य भी वल्लभी के साथ ही मित्र बना लिया गया था। कामरूप का राजा भास्कर वर्मन हर्ष का पहले ही मित्र बन चुका था। इन दोनों में परस्पर मैत्री संबंध कायम रहा और संभवतः बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करने में हर्ष को भास्कर वर्मन से पर्याप्त सहायता मिली थी। कहा जाता है कि आगे चलकर दोनों में एक बात को लेकर मनमुटाव आरंभ हो गया था। बात यह थी कि जिस समय हर्ष उड़ीसा में यात्रा कर रहा था, उस समय वेन्सांग भास्कर वर्मन के साथ ठहरा हुआ था। हर्ष ने वेन्सांग की मांग की थी, जिसे भास्कर वर्मा ने स्वीकार करते हुए केला भेजा कि वे अपना मस्तक दे सकते, पर वेन्सांग को नहीं। हर्ष ने क्रुद्ध होकर भास्कर वर्मन का मस्तक मांग लिया। अंत में भास्कर वर्मन ने विवश होकर वेन्सांग को हर्ष के पास सादर भिजवा दिया। हर्ष की उदारता वेन्सांग के प्रति गहरी श्रद्धा के कारण थी। नेपाल और कश्मीर के साथ भी अच्छा संबंध था। हर्ष चरित्र में आए हुए एक प्रसंग में से अनुमान लगाया जा सकता है कि नेपाल और कश्मीर से हर्ष का निश्चय ही सौहार्दपूर्ण संबंध था। चीन के साथ भी उसका मैत्री संबंध था। 641 ईस्वी में हर्ष ने चीन के सम्राट के पास अपना एक ब्राह्मण दूत भेजा था। चीन के सम्राट ने भी हर्ष के प्रति मैत्री भाव व्यक्त करते हुए कई दूत हर्ष के पास भेजे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चीनी दूतों के कन्नौज पहुंचने के पूर्व ही 648 ईस्वी में हर्ष का देहांत हो गया था। इस प्रकार हर्ष ने सुदृढ़ एवं विस्तृत साम्राज्य की स्थापना के साथ ही एक सफल आदर्श पर राष्ट्र नीति का अवलंबन किया था। हर्ष की मृत्यु और उसका परिणाम। हर्ष ने बड़ी योग्यता से लगभग 42 वर्ष तक शासन किया था, किंतु 648 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था और संभवतः उसके शासन के अंतिम वर्षों में प्रशासन में शिथिलता आ गई थी। अतः उसके शक्तिशाली व्यक्तित्व के हट जाने से राज्य में अराजकता फैल गई और उसके मंत्री अरुणासो अथवा अर्जुन ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस नए राजा ने उस चीनी दूत मंडल का विरोध किया जो चीन से हर्ष की मृत्यु से पूर्व रवाना हो चुका था। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पहुंचा था। इस चीनी दूत मंडल
को अरुणासुर ने बहुत तंग किया और उसके रक्षक दल का नरसंस्तापूर्वक वध करवा दिया। इससे क्रुद्ध होकर दूत मंडल के प्रधान वांग हुयेन ने नेपाल और तिब्बत की सहायता से अरुणासुर को पराजित कर उसे बंदी बना लिया और उसे चीनी सम्राट के पास भेज दिया। कान्यकुब्ज साम्राज्य का क्या हुआ, इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संभवतः कान्यकुब्ज पुनः मौर्यों के हाथों में चला गया था और हर्ष की मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास का साम्राज्यवादी काल भी प्राय समाप्त हो गया था तथा देश में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां पुनः प्रबल हो गई थी। कामरूप नरेश भास्कर वर्मन ने हर्ष के प्रांत कर्ण सुवर्ण तथा समीपस्थ भूमि पर अधिकार कर लिया। मगध में हर्ष के सामंत माधवगुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पश्चिम में उत्तर भारत में सिंध का राज्य स्वतंत्र हो गया। दक्षिण में चालुक्यों के स्थान पर राष्ट्रकूट शक्तिशाली हो गए। राजपूताना गुर्जर बाद में अवंती के भी शक्ति संपन्न हो गए, जिन्होंने अगली सदी में उत्तरी भारत की राजनीति में अपना डंका बजा दिया। इस प्रकार हमने हर्ष के शासन प्रबंध के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।